हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली 3S। मैं हूं बलजिंदर सिंह और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जल्दी से जल्दी आ जाओ सबके सब लोग, फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। एक बार जो जो लोग आ चुके हैं, गुलजान, शिल्वी, SH, आप सब लोग मुझे कमेंट करके बता दें। गुड इवनिंग शिल्वी। आवाज बिल्कुल क्लियर है, मुझे बता दें एक बार। फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी सब लोग आ जाएं। कैसे हैं सब लोग? फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। गुड इवनिंग गुलजान। तो ठीक है, सब लोग आ जाते हैं, इतने हम कर लेते हैं। आप बता दें कोई प्रॉब्लम है किसी को तो। और कल के लिए सॉरी यार, मैं क्लास नहीं ले पाया, डेथ हो गई थी हमारी फैमिली में किसी की, तो उस वजह से क्लास नहीं ले पाया। चलो वेट कर लेते हैं, अभी तो पूरे 4 बजे हैं, मैंने 2 मिनट पहले कर लिया था। तो करें स्टार्ट। जो लोग आएंगे तो आ जाएंगे बाद में। SH आपका क्या नाम है, बताना है एक बार। SH आपका नाम क्या है? SH। कल्याणी भी आ चुके हैं। SH से नाम पूछा तो वो चले ही गए हैं। चलो कोई बात नहीं, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है हम लोगों ने पहले क्या क्या कर लिया था। सैंपलिंग कर ली थी पूरी, जिसके अंदर सैंपलिंग पढ़ा था पहले। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसके अंदर, जो हमारे सैंपलिंग के टाइप होते हैं, टाइप के अंदर हम लोगों ने रैंडम सैंपलिंग को अच्छे से कर लिया था। ये मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक है, PDF में आपको मिल जाएंगे, इनको फॉलो कर लें अगर कोई भी नया स्टूडेंट है। ये यूट्यूब चैनल है मेरा, सीख स्टडी स्मार्टली के नाम से। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद ये फीस स्ट्रक्चर है, आप देख लेना। किसी को कोई ज्यादा जानकारी लेनी है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है इस नंबर के ऊपर। और उसके बाद हम लोगों ने आज की क्लास में क्या करना है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैंने बात बता दी थी किसकी, की एक पॉपुलेशन से जब हम एक छोटा टुकड़ा निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। और जब हम क्या करते हैं, इस टुकड़े को निकालने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसको सैंपलिंग बोला जाता है। अब बात करते हैं रैंडम सैंपलिंग मेथड्स की। इसके अंदर हम लोगों ने ये सारे के सारे मेथड हम लोग पूरे कर चुके थे। इनमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ ले आज, क्योंकि उसके बाद आपको यूट्यूब पर पहली बात तो मिल ही गई है वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को बता दें। सत श्री अकाल जी, सतिंदर कौर जी पहुंच चुके हैं। तो इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को बता देना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर मुझसे कर सकते हो। आज आज हम लोग क्या करने वाले हैं, नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड करेंगे। पहले तो नॉन रैंडम सैंपलिंग को समझेंगे अच्छे से, उसके बाद इसके 2 मेथड हम लोग आज करेंगे, 2 कल 4 बजे वाली क्लास में। कल शनिवार आज है ना, और संडे है, तो संडे को हम लोग सिर्फ 4 बजे वाली क्लास लेते हैं और शनिवार को। तो इस तरीके से ये आज 2 करवा दूंगा, कल 4 बजे 4 PM पर आप लोग पहुंच जाना। 4 PM पर ये दोनों के दोनों आपको कवर करवा दिए जाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये मैंने सारे करवा दिए थे क्योंकि ये रैंडम सैंपलिंग वाले हैं, आप लोगों को क्लियर भी होंगे। तो आज बात करते हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड्स की। नॉन रैंडम सैंपलिंग के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं। सबसे पहले कौन सा, डेलिब्रेट सैंपलिंग आएगा, उसके बाद कोटा आएगा, कन्वीनियंस सैंपलिंग आएगा, एक्सटेंसिव सैंपलिंग। यहाँ पर हम लोगों ने ये 4 मेथड पढ़ने हैं, बहुत अच्छे थे। और इनके जो अदर नाम है वो भी आपको मैं आज की क्लास में बताऊंगा, जो कोटे के हैं या जो डेलिब्रेट सैंपलिंग के हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। एक बार सब लोग यस बोल दें।
डॉक्टर दीपिका भी पहुंच चुकी हैं। चलो ठीक है, आज सब लोग आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग क्या होता है। देखो, जब नॉन रैंडम सैंपलिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर हम इसके टाइप करेंगे, मेथड्स करेंगे, एग्जांपल के साथ इसको अच्छे से समझेंगे, इसके कौन कौन से यूजेस हो सकते हैं, इसकी एडवांटेज क्या क्या होंगी, ये सारी की सारी चीजें डीपली करेंगे तो ही हमें जाकर ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। नॉन रैंडम सैंपलिंग क्या होता है? Non-random sampling method are the method of obtaining sample in which unit are selected conveniently instant of probability और chances। यहां पर क्या किया जाता है कि जब भी हम पहले प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पढ़ रहे थे, या जिसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं, इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी बोला जाता है। नोट कर लो भाई, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जितनी भी हमारी चांस वाला सिस्टम था कि हम क्या करते थे, पूरी पॉपुलेशन थी हमारे पास, उस पॉपुलेशन में से जितनी भी यूनिट होती थी हमारे पास, उसको इक्वल चांस देकर हम एक छोटा सैंपल निकालते थे। पर यहां पर बात की गई है, जब हम यहां पर सैंपल निकालते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर किसी भी तरीके की प्रोबेबिलिटी का यूज नहीं करते, किसी को इक्वल चांस नहीं दिया जाता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारी नॉन रैंडम सैंपलिंग की, कि हम यहां पर किसी भी पॉपुलेशन की यूनिट को इक्वल क्या नहीं देते। मतलब यहां पर जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग था या रैंडम सैंपलिंग थी, वहां पर क्या देते थे, हम लोग इक्वली चांस देते थे। इसके अंदर किसी भी प्रकार का इक्वली चांस नहीं दिया जाता। जितनी भी यूनिट को सिलेक्ट किया जाता है अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, यूनिट्स आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड फैसिलिटी ऑफ द रिसर्चर। जिस तरीके से एक रिसर्चर को अच्छा लगता है, उसको सुविधाजनक लगता है, या उसके जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको जो यूनिट लाई करती हैं, या उनके अंदर जो यूनिट आनी चाहिए जो उसके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करती हैं, उन उन चीजों को इसके अंदर क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और एक रिसर्चर अपनी फैसिलिटी देखता है कि मेरे को किस तरीके से अच्छा लगता है इस रिसर्च को कवर करना, उन सारी चीजों को इसके अंदर क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, नॉन रैंडम सैंपलिंग बोला जाता है। उसके बाद यहां पर देखते हैं कि जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है उसको किस तरीके से डिफाइंड किया जाता है। ये सैंपलिंग की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है। रिसर्चर सेलेक्ट सैंपल बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द रिसर्चर रेदर देन द रैंडम सिलेक्शन। यहां पर बात करते हैं कि जो भी एक रिसर्चर होता है ना, वो क्या करता है, रैंडम सिलेक्शन को छोड़कर अपनी सब्जेक्टिव तरीके से रिसर्च में जो भी उसकी पॉपुलेशन है, जब रिसर्च करता है तो पॉपुलेशन में से अपनी जजमेंट करके या सब्जेक्टिव तरीके से क्या करता है, सैंपल को निकालता है, सैंपल को सिलेक्ट करता है, रेदर देन द रैंडम सिलेक्शन। ठीक है, यहां पर ये चीज नहीं आएगी, सिर्फ सब्जेक्टिव और जजमेंट आएगा, इस चीज को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। उसके बाद देखा जाता है जो भी ये मेथड होता है ना, इजी मेथड होता है, फ्लेक्सिबल मेथड होता है, क्योंकि यहां पर रिसर्चर अपने सब्जेक्टिव तरीके से अपनी जजमेंट को यूज कर कर क्या करता है, यहां पर सिलेक्शन करता है सैंपल की। यहां पर बात करते हैं अगली, दिस सैंपल मेथड्स डिपेंड्स हैवली ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ द रिसर्चर। यहां पर बात करते हैं कि जो भी हमारा रिसर्चर होता है जो सैंपल को निकालता है, बड़ी पॉपुलेशन से सैंपल को निकालने के लिए यहां पर बात करते हैं, जब सैंपलिंग की जाती है ना, जो बंदा सैंपलिंग करता है या जो रिसर्चर होता है, उसके पास किसी ना किसी तरीके का विशेष ज्ञान होना चाहिए। मतलब वो अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको जजमेंट करनी आनी चाहिए कि मेरी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कौन कौन से सैंपल हैं जिनको मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। मतलब जब पॉपुलेशन से सैंपल को निकाला जाता है तो उसको पता होना चाहिए कि, जजमेंट करना आना चाहिए कि जो मेरी प्रॉब्लम है इसके अंदर किन किन लोगों को, किन किन यूनिटों को सिलेक्ट करके लिया जाएगा। यहां पर यह बात की जाती है कि जो एक पर्सन होता है
जो रिसर्च करता है उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। बस इतनी बात ध्यान में रखें कि ऑब्जर्वेशन करनी आनी चाहिए, सामने वाले को जो भी प्रॉब्लम है उसकी, उसके अकॉर्डिंग उसको डाटा इकट्ठा करना आना चाहिए। यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर क्या बोली जाती है कि जब भी हम बात करते हैं किसकी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, या हम बात करते हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग की। देखो जो रैंडम सैंपलिंग था जो मैंने पहले करवा चुका हूं, उसके अंदर सारा का सारा जो डाटा था ना वो क्वांटिटेटिव डाटा लिया जाता था। लेकिन यहां पर ज्यादा जो डाटा यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, क्वालिटेटिव डाटे का यहाँ पर यूज किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर किस तरीके से रिसर्च की जाती है या उसके अंदर कौन सा डाटा इकट्ठा किया जाता है, तो आप वहां पर अगर आपको ये बातें पता है ना कि जजमेंट के अंदर कौन सा डाटा इकट्ठा होता है, तो वहां पर आप क्वालिटी ही करोगे, मतलब क्वालिटेटिव डाटे को सिलेक्ट करोगे। इसी तरीके जो हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी है, ये हमारी सब्जेक्टिव टेक्निक होती है सैंपलिंग की। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटेटिव डाटे का यूज किया जाता है, क्वालिटेटिव रिसर्च यहाँ पर की जाती है। उसके बाद यहाँ पर बात की जाती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज ए सैंपलिंग मेथड इज नॉट ऑल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द स्टडी। यहाँ पर बात करते हैं, वही बात यहाँ पर फिर आ गई है घुमा के कि जितनी पॉपुलेशन होती है उनमें सभी को इक्वल चांस यहाँ पर नहीं दिया जाता। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज नहीं किया जाता, उसको अनलाइक किया जाता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को। और यहाँ पर हमारी जजमेंटल सैंपलिंग का यूज किया जाता है। यहाँ एक पर्सन अपने खुद की ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर यूज करता है, जो भी उसका पास्ट का एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, जब भी कोई, हमें क्या बोलते हैं, जब भी कोई, यहाँ पर एक बात मैंने नोट की है कि जो भी हम लोग पॉपुलेशन से क्या करते हैं, जब सैंपल निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सब चीजों को देखते हैं एक बार, लेकिन हम सिलेक्ट किसको करते हैं, ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज नोन चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। यहां पर हम लोग सिलेक्ट करने का चांस तो देते हैं सबको, पर इक्वल चांस नहीं दिया जाता। यहां पर उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। और यहाँ पर क्या किया जाता है, एक्सप्लोरेटरी स्टडी की जाती है, पायलट सर्वे यहाँ पर किया जाता है। पायलट सर्वे वो चीज होती है जब हम किसी भी चीज को डेवलप करते हैं, पायलट स्टडी बोल सकते हैं, सर्वे बोल सकते हैं, जब हम किसी भी चीज को मार्केट में लेके आते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट को चलाना चाहते हैं, तो हम एक छोटा रूप उसका लेके देखते हैं, सैंपल लेके देखते हैं पूरी मार्केट में से या पूरी पॉपुलेशन में से, कि अगर हम ये चीज यहाँ पर लागू कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे, लोगों का नजरिया कैसा है, लोगों का इंटरेस्ट कैसा है इस चीज में। तो जो प्री डिटरमाइंड सैंपल साइज होता है ना, उससे छोटा एक पायलट सर्वे करके देखा जाता है जब रिसर्च की जाती है कि हमें इस चीज को करने का कोई बेनिफिट भी है या नहीं है। जैसे किसी बंदे ने रिसर्च करनी है तो सबसे पहले वो क्या करना सीखेगा, पायलट स्टडी करना सीखेगा, उस फील्ड के ऊपर पता लगाएगा कि इस चीज का कोई स्कोप है भी या नहीं है। उन चीजों को यहाँ पर क्या करेगा, सीखना स्टार्ट करेगा। उसके बाद ही क्या किया जाएगा, जो फाइनल रिसर्च होती है या जो हमारा फाइनल सैंपल साइज होता है उसको डिटरमाइन करके, प्री डिटरमाइन करके, या हमारी जो भी रिसर्च है उसके जो भी स्टेप है उनको फॉलो किया जाएगा। और यहाँ पर क्या बात की जाती है, हमारी जब कॉस्ट की बात आती है ना, तो पहले से जो हमारी रैंडम सैंपलिंग होती है, रैंडम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है ना, उससे बहुत ही ज्यादा कम खर्चीली ये है। मतलब यहाँ पर कॉस्ट की लागत है ना, जो या हम बोल सकते हैं जो भी हमारी रिसर्च की लागत है वो कम आती है, क्योंकि यहाँ पर एक बंदा उन्हीं आइटम को क्या करेगा, चूज करेगा जो उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। और दूसरी, इस चीज में क्या किया जाता है, जब भी कोई सिलेक्शन किया जाता है तो एक रिसर्चर उन चीजों को लेता है जिनको कुछ आता है। जैसे मान लो आप अपने कॉलेज के अंदर कोई भी फंक्शन आता है, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर आप पार्टिसिपेशन करना चाहते हो, लेकिन एक टीचर क्या बोलेगा, पार्टिसिपेशन तो कोई भी कर सकता है। जैसे क्विजीज का कोई भी सिस्टम आ जाता है हमारे कॉलेज के अंदर, क्विज लेते हैं ना, कोई पार्टिसिपेशन करते हैं, या कोई भी एक ऐसा आता है स्टेट लेवल पर क्विज का एक मान लो कंपटीशन आता है, तो वहां पर एक टीचर उसी बच्चों को सिलेक्ट करेगा जो बच्चे क्लास के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, 90% तक के
मतलब सही हर चीज में सही होता है, जो हर सब्जेक्ट में 90% तक सही काम करता है, या उसकी जो नॉलेज है मतलब इंटेलिजेंट होता है, ऐसा समझ लो कि 90% तक वो हर सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट होता है, तो टीचर उसको बोलते हैं कि भाई तू आ जा। वहां पर एक टीचर जजमेंटल सैंपलिंग करके बच्चों को चूज करके आगे कंपटीशन में भेजता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि जो भी हमारी विवेक बुद्धि होती है, मतलब हमारा दिमाग है, उसको यहाँ पर ज्यादा यूज करना पड़ता है, क्योंकि हम हर चीज को सोचकर विचार कर यहाँ पर सैंपल को चूज किया जाता है। और यहाँ पर बात की जाती है कि एक बंदा अपनी एबिलिटी को ज्यादा यूज करता है, मतलब जो भी बंदे की योग्यता होती है, जो बंदे का एक्सपीरियंस होता है, उसको ज्यादा यूज यहाँ पर किया जाता है। और जब हमारा कोई भी प्राइमरी रिसर्च लगा लो, किसी भी तरीके पर छोटी सी प्राइमरी रिसर्च करनी हो, जैसे पायलट स्टडी की बात की थी, तो उस चीज में इसको क्या किया जाता है, ज्यादा यूज किया जाता है, हाइपोथेसिस की तरह इसको यूज वहां पर किया जाता है। मतलब एक चीज ले ली जाती है कि इस स्टडी को किया जाए या ना किया जाए, वही चीज हम हाइपोथेसिस में लेते हैं कि किसी भी इवेंट, मतलब कोई भी इवेंट ट्रुथ है या वो फॉल्स है, मतलब कोई भी चीज सच्ची है या झूठी है, उसके लिए हाइपोथेसिस लेते हैं। उसी तरीके यहाँ पर इसको यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात की जाती है, वही बात आ गई इक्वल चांस वाली। यहाँ पर इक्वल चांस यहाँ पर किसी भी पॉपुलेशन के यूनिट को नहीं दिए जाते। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मैंने पहले ही बता दिया, कॉलेज स्कूल में जो भी आपका किसी भी तरीके का कोई कम्पिटिटिव क्विज होता है, वहां पर आपके टीचर हैं, वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं जजमेंट करके। उसी तरीके से यहाँ पर स्कूल के अंदर किसी भी प्रकार, मतलब आप लोग कन्वीनियंस सैंपलिंग का यूज कर कर अपने तरीके से यहाँ पर किसी भी सैंपल को सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी स्कूल कॉलेज में जाकर, अगर आपका किसी भी तरीके का कोई रिसर्च चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी हमारे पास क्या था, एक करियर गोल के लिए देखना था हम लोगों ने, एक ऑर्गेनाइजेशन के 500 लोग ले लिए हम लोगों ने, और हम लोगों ने उनके करियर गोल के बारे में कोई रिसर्च करनी थी, कोई बात करनी थी। तो हम लोगों ने 500 लोगों में से क्या किया है, 250 लोग ले लिए, मतलब पूरे हमारा ऑर्गेनाइजेशन था उसके अंदर 10,000 लोग काम करते थे, उनमें से हमने 500 लोगों को सिलेक्ट करना था। तो 500 में हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया अब, कि 500 में से 250 लोग तो मतलब मेल होंगे और 250 फीमेल होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर कोटा सैंपलिंग का यूज किया जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। मतलब एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि पूरी पॉपुलेशन में से इतने लोग लिए जाएंगे, और उन लोगों में कौन कौन सी कैटेगरी होंगी, इन चीजों को यहाँ कोटा सैंपलिंग के अंदर क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ये किसका टाइप होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप होता है। इसी तरीके से मतलब किसी भी तरीके की, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, हम लोगों ने सिर्फ उन उन लोगों को पूछना है जो हमारे कोरोना से रिलेटेड लोग हैं। तो कोरोना के अंदर हम लोग पूछेंगे कि आपको जो भी बीमारी हुई, आप लोगों ने किस तरीके से उस बीमारी का सामना किया, आपको कौन कौन सी चीजों का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से हम लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी जो सुविधा के अनुसार, हम लोग सामने वाले बंदे से अपनी जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं उससे पूछताछ कर लेते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर एडवांटेज की। एडवांटेज की जब बात की जाती है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, कंडक्टिव एंड प्रैक्टिकल मेथडों का यूज किया जाता है। मतलब हम लोगों ने सिर्फ अपने हिसाब से डाटे को, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डाटे को क्या करना है, कलेक्ट करना है, और एक सर्वे को डेवलप कर देना है। और जो भी हमारे रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर बात की थी पीछे भी, जो हमारी एडवांटेज इसके अंदर टाइम की है, कि टाइम कम लगेगा, क्योंकि हम लोग अपनी हिसाब से सारे के सारी यूनिटों को चूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें उन चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज है। जो भी बंदा एक्सपर्ट होता है अपने फील्ड में, उसको उस चीज की नॉलेज होती है, तभी उस चीज को कलेक्ट करेगा। यहाँ पर एक हम बात करते हैं कि जब भी बंदा अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है तो उस पे कॉस्ट भी कम आती है। जब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर कन्वीनियंस यूज किया जाता है, जजमेंट यूज किया जाता है, डेलिब्रेट यूज किया जाता है, तो उस टाइम हमें क्विकली रिस्पॉन्स मिलने लग जाते हैं लोगों से, क्योंकि हमें सारा कुछ पता होता है कि हम लोगों ने कैसे कैसे करना है, क्योंकि हम हमारे फील्ड के वहां पर एक्सपर्ट हैं।
तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा रिजल्ट है वो भी क्विकली आता है, हमारी कॉस्ट भी कम लगती है और हमारा जो टाइम है वो भी यहाँ पर कम लगता है। उसके बाद यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जहां पर हमें क्या होता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, वहां पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज किया जाता है। जहां पर कोई भी एक एग्जिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं या एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो वहां पर किसका यूज किया जाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज किया जाता है। उसके बाद जब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहाँ यूज की जाती है, जब क्वालिटेटिव रिसर्च की जाती है, पायलट स्टडी की जाती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जाती है। ये तीन चीजें आप नोट कर लें कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन कौन सी रिसर्च में यूज की जाती है, पायलट स्टडी के अंदर यूज की जाती है, क्वालिटेटिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी के अंदर इनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। चौथी बात, कोई भी पर्टिकुलर या कोई भी स्पेसिफिक एरिया के लिए, कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या किया जाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज किया जाता है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं कि जब भी हमारे पास बजट की कमी होती है, अगर आपके पास बजट की कमी है, टाइम की कमी है और आप जल्दी क्विकली रिजल्ट लेना चाहते हो, तो वहां पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज किया जाता है। उसके बाद पर्टिकुलर इशू की बात की जाती है, जहां पर हमारा पर्टिकुलर इशू है वहां पर ऑब्जर्वेशन का यूज किया जाता है, या हम इन डेप्थ उस पर्टिकुलर इशू को स्टडी करने के लिए किसका यूज करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज करते हैं। उसके बाद कोई भी चीज है जिसको हम जर्नलाइज करना चाहते हैं, मतलब कोई भी चीज थी उसको जर्नलाइज करना चाहते हो, आपका इरादा ये है कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज थी उसको पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हो, तो आप पहले उस प्रॉब्लम पर क्या करोगे, रिसर्च करोगे। जो भी आप पर्टिकुलर चीज को क्या करना चाहते हो, जर्नलाइज करना चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर चीज की डीपली स्टडी करने के लिए क्या किया जाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज किया जाता है, ताकि पूरी ही जो हमारी पॉपुलेशन है उसके अंदर जाके उसको जर्नलाइज किया जाए। जिस तरीके कोरोना वायरस की अभी वैक्सीन बनाई जा रही है, नए नए तरीकों को खोजा जा रहा है, ऑक्सीजन का यूज किया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए या पर्टिकुलर डिजीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक जजमेंट की जरूरत होती है, ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को पूरी पॉपुलेशन में जर्नलाइज कर देते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार बता दें भाई। ऑल क्लियर है ना सबको? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर बात करते हैं पहला मेथड हमारा क्या है। जो पहला मेथड है डेलीब्रेट। ठीक है, मोनिका जी को भी क्लियर है, सतिंदर कौर को भी क्लियर है, शिल्वी नेगी को भी क्लियर है, चलो सबको क्लियर है। यहां पर बात करते हैं डेलीब्रेट सैंपलिंग की। डेलीब्रेट सैंपलिंग क्या होता है, ठीक है, इसको देखते हैं डेलीब्रेट होता क्या है। सबसे पहले जब बात करते हैं डेलीब्रेट सैंपलिंग इज दैट मेथड ऑफ ड्रॉइंग a sample from the universal in which the investigator himself makes the choice of the sample item which in has opinion are the representative of the universal। यहां पर बात करते हैं सबसे पहले डेलीब्रेट मेथड होता क्या है। जब कोई भी रिसर्चर, जिसको इन्वेस्टिगेटर भी बोला जाता है, रिसर्चर भी बोला जाता है, वो बंदा क्या करता है, पूरी यूनिवर्सल या पूरी पॉपुलेशन से एक सैंपल को निकालना चाहता है, तो वहां पर वो बंदा क्या करेगा, अपने ओपिनियंस को यूज करेगा सैंपल को ड्रा करने के लिए। ठीक है, सैंपल को यूनिवर्स से निकालने के लिए अपनी चॉइस से सैंपल के अंदर आइटम डालेगा। मान लो ये पूरी पॉपुलेशन थी, यहां से एक रिसर्चर था जो आइटम निकालनी थी, उतने ये आइटम है बीच में और ये सैंपल के अंदर आइटम लेनी थी, तो इसके मन में आया ना ये बंदा ज्यादा सही है तो इसको उठा के डाल देगा यहाँ पर, ये बंदा ज्यादा सही है ये गलत है, तो यहाँ पर वही वही बंदे लेगा जो इसके मन को भाएंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अपने ओपिनियन को यूज करके उन उन बंदों को
किस में डालेगा, सैंपल में डालेगा, उसको ही डेलिब्रेट सैंपलिंग बोला जाता है। मतलब जहां पर मन मर्जियां चलें, ठीक है, उसको डेलिब्रेट बोला जाता है। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जब पॉपुलेशन से सैंपल को निकाला जाता है उसको डेलिब्रेट सैंपलिंग बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाता है, वही विलिंगनेस की बात की जाती है कि बंदा क्या करता है, किसी भी चीज को कोई भी चांस नहीं देता। रिसर्चर क्या करता है, चांस पर कोई बात ही नहीं छोड़ता। उसको ये है कि जो मुझे अच्छा लगेगा वही मैं करूंगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कोई बंदा था, उसको देखने आ गए घर पे 10-12 लोग। तो पहले पहली लड़की वाले आए, दूसरी वाली, उसकी मम्मी बोली कि सब लोगों की फोटो इकट्ठी करके दे दो मेरे को। और उसका बेटा डेलिब्रेट सैंपलिंग करने लग गया वहां पर। वो बंदे ने क्या किया, सामने फोटो रख ली और बोला कि ये लड़की अच्छी है, ये अच्छी है। तो उसकी मम्मी बोली बेटा एक चूज कर ले, सबसे थोड़ी करवाऊंगी तेरी शादी। तो वो बात है यहाँ पर कि इच्छा अनुसार बंदा कुछ भी कर लेता है, पर यहाँ पर अंत को जो कंक्लूजन निकलता है वो एक ही निकलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात की जाती है कि जजमेंटल सैंपलिंग के अंदर क्या किया जाता है, सिर्फ उन्हीं चीजों को लिया जाता है जो हमारे लिए बेस्ट होते हैं, जो एक बंदे के ओपिनियन को बेस्ट लगते हैं, उसके उसी चीजों को उसके अंदर लिया जाता है। वही बात बताई गई है, जो रिसर्चर अपनी जजमेंट के बेस पर क्या लेता है, सैंपलिंग के अंदर जो भी आइटमें सिलेक्ट करता है उनको लेता है जो उसके ओपिनियन को बेस्ट लगती हैं। उसके बाद यहाँ पर बात की जाती है कि जो रिसर्चर होता है ना, जब डेलिब्रेटिंग करता है, डेलिब्रेट सैंपलिंग करता है ना, उस टाइम क्या करता है, वो अपनी नॉलेज और क्रेडिबिलिटी को यूज करता है। क्रेडिबिलिटी मतलब वो इस तरीके से अपने ज्ञान या नॉलेज को यूज करता है जिसके ऊपर वो बंदा खुद विश्वास करता है, ठीक है ना। अगर उस बंदे को लगा ना कि ये लड़कियां सारी हैं, जिसके ऊपर उसको विश्वास होगा ना, जो उसके मन को भाएगी उसी चीज को लेगा। बाकी को बोल देगा कि मैं नहीं करवा रहा माँ, शादी किसी और से कर लेंगे अपने आप। तो यहाँ पर वही बात है कि यहाँ पर डेलिब्रेट सैंपलिंग में एक नॉलेज को इकट्ठा कर, जो भी उसके पास नॉलेज होती है या उसका पास्ट का एक्सपीरियंस होता है, जो भी क्रेडिबिलिटी होती है जिसके ऊपर वो विश्वास करता है, उन्हीं उन्हीं चीजों को यहाँ पर क्या करता है, सिलेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं कि पर्टिकुलर बंदा इसके अंदर क्या कर सकता है, जो बंदे को फिट लगता है। मतलब ऐसी चीजों को पार्टिसिपेशन करवाएगा जो भी हमारा रिसर्चर होगा, जो उसको फिट लगेंगी अपनी प्रॉब्लम के लिए। यहाँ पर साइंटिफिक मेथड का किसी भी प्रकार का यूज नहीं किया जाता, पहले ही बता दिया है, मन मर्जियां चलेंगी यहाँ पर, जैसा दिल करता है आप वैसा यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ बात करते हैं कि जो भी इसकी एक डाउन साइड है, नेगेटिव साइड है, जो हमारे ऊपर इंपैक्ट डालती है। देखो जब भी हम कोई भी चीज करते हैं ना, तो उसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है और एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है। इसकी डाउन साइड क्या है कि जब भी हम लोग अपनी मनमर्जियां करते हैं, ठीक है ना, मम्मी ने बोला कि बेटा ये गांव की लड़की है, ठीक है, इसके साथ शादी कर ले, ये अच्छी है ना, बोला मैं तो जीन वाली करूंगा, जीन वाली के साथ करवाऊंगा, तो कल को बस फिर घर आई और उसकी तो छालें चुका दी फिर। तो इसी तरीके से हम बोलते हैं कि जो भी है ना, इसके नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, डाउन साइड भी होते हैं। तो वो जो जीन वाली लड़की थी उसने खूब खर्चा करवाया और 1 साल के अंदर हैकड़ी निकाल दी उस बंदे की। तो इसी तरीके से बोलते हैं कि जब यहाँ पर कोई भी चीज सिलेक्ट करते हैं ना, अगर हमारी क्रेडिबिलिटी और नॉलेज अच्छी नहीं है, पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो ये चीज हमारे पर नेगेटिव इफेक्ट भी डालती है। और डियर फ्रेंड्स, 9 मिनटों के बाद हम लोगों ने ये क्लास को रीज्वाइन करना है, ठीक है। इसी लिंक से द्वारा आप लोग इसको रीज्वाइन कर लेना, ताकि आपकी जो भी आगे की क्लास है वो कंटिन्यू रखें, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो डेलिब्रेट सैंपलिंग होती है उसके अदर क्या नाम होते हैं। जो डेलिब्रेट सैंपलिंग है उसको क्या क्या बोला जा सकता है। सबसे पहले प्रपोजिव सैंपलिंग इसको बोला जाता है, ये बात नोट कर लें। दूसरे नंबर पे जजमेंटल सैंपलिंग बोला जाता है। तीसरे नंबर पे सिलेक्टिव सैंपलिंग इसको बोला जाता है। सब्जेक्टिव सैंपलिंग भी इसको बोला जाता है। अथॉरिटेरियन सैंपलिंग भी बोला जाता है। अथॉरिटेरियन हम लोगों ने पढ़ा था ना, अथॉरिटेटिव यहाँ पर है, इसको अथॉरिटेटिव सैंपलिंग बोला जाता है। हम लोगों ने पीछे टीचिंग में पढ़ा था अथॉरिटेरियन, ठीक है। उसी तरीके वहां पर सारी की सारी टीचर की चलती थी, यहाँ पर सारी की सारी किसकी चलेगी, जो बंदा सैंपल
इकट्ठा कर रहा है या सैंपल निकाल रहा है, ठीक है। जो बंदा रिसर्चर होता है, जजमेंट करता है। एक्सपर्ट सैंपलिंग भी इसको बोला जाता है और डेलिब्रेटिंग सैंपलिंग भी इसको बोला जाता है। ये हमारे पास जितने भी नाम है ना, 5-7 हैं, इनको नोट कर लो और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये सारे के सारे नाम आप नोट कर लो, अगर चलते में नोट कर सकते हो तो। बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। प्रपोजिव सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग, सिलेक्टिव सैंपलिंग, सब्जेक्टिव, अथॉरिटेटिव सैंपलिंग, एक्सपर्ट सैंपलिंग और डेलिब्रेटिव सैंपलिंग इसको बोला जाता है। पहले इतने नाम सुने थे भी सब लोगों ने? बताना एक बार, किस किस बंदे ने ये सारे नाम पहले सुने हुए थे? सतिंदर कौर जी ने नहीं सुने थे। सब लोग मैसेज कर दो एक बार। सोनिया नैन ने भी नहीं सुने। थोड़े सुने थे, शिल्वी नेगी बोल रही है थोड़े सुने होंगे। आपने परपोजिव और जजमेंटल सुना होगा, डेलिब्रेट भी सुना होगा शायद। सभी नहीं सुने, देखो कितनी। सिंदरपाल जी बोल रहे हैं उन्होंने सुने हैं। पंकज सैनी बोल रहा है नो। चलो कोई बात नहीं, आज सुन लिया ना आपने। ये सारे का मतलब क्या होता है? डेलिब्रेटिव सैंपलिंग या जजमेंटल सैंपलिंग इसको बोला जाता है। जो ज्यादा फेमस नाम है ना, प्रपोजिव और जजमेंटल होते हैं इनके। यहाँ डेलिब्रेट भी इनको कई बार बोल दिया जाता है, बाकी नाम छुपे रह जाते हैं। और हमारे एग्जाम में यहाँ से सब्जेक्टिव सैंपलिंग पूछ लेते हैं, सिलेक्टिव सैंपलिंग, अथॉरिटेटिव सैंपलिंग पूछ लेते हैं, एक्सपर्ट सैंपलिंग पूछ लेते हैं, जिनका हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर ये फोटो के द्वारा भी एक ही चीज मैंने यहाँ पर बताई है, देख लो एक बार इसको भी। यहाँ पर वही सेम चीज दोबारा एक्सप्लेन कर रखी है फोटो के थ्रू, कि यहाँ पर बहुत सारे बंदे थे पॉपुलेशन में और एक बंदा था रिसर्चर। उस बंदे ने ऐसी नजर मारी और इस बंदे को उठा लिया क्योंकि ये बंदा इसके काम का था। ऐसे आप याद रख सकते हो। ऐसे एक राउंड सा बना लो अपनी कॉपी पे सेम, और उस बंदे को उठा लिया जिसके ऊपर इसकी आंख आंख थी। उसके बाद बात करते हैं जजमेंटल सैंपलिंग, आल्सो कॉल्ड प्रपोजिव सैंपलिंग, अथॉरिटेटिव सैंपलिंग इज नॉन सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक इसको बोला जाता है। सबसे पहले बात, इसको क्या बोला जाता है? नाम मैंने आपको बता दिए हैं। ये क्या होती है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोला जाता है या नॉन रैंडम सैंपलिंग इसको बोला जाता है। इसके अंदर सारा का सारा काम किस चीज का होता है? रिसर्चर की नॉलेज और रिसर्चर की जजमेंट का सारा काम होता है। यहां पर क्या किया जाता है कि जो भी हमारी पूरी पॉपुलेशन होती है उसको इक्वल चांस ना देकर अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंग वहां से बंदों को चूज किया जाता है। और यहाँ पर ना ये इसका जो रिजल्ट होता है हाईली एक्यूरेट क्यों होता है और मिनिमम मार्जिन ऑफ एरर, यहाँ पर जो इसका एरर होता है वो कम होता है और जो इसकी एक्यूरेसी होती है वो ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को, जो बंदे बीट कर रहे थे, जो बंदे हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड थे इंटरेस्टेड एरिया में, उन्हीं उन्हीं बंदों को यहाँ पर चूज किया जाता है। और उसके बाद यहाँ क्या किया जाता है? केयरफुली पिक करना पड़ता है। जजमेंटल सैंपलिंग के अंदर क्या किया जाता है? रिसर्चर केयरफुली पिक करता है कोई भी ईच, जितने भी हमारा क्या होता है पूरी की पूरी पॉपुलेशन है उनमें ईच इंडिविजुअल को क्या करता है? केयरफुली पिक करता है, ताकि उसका जो भी डाटा बना रहा है वो प्राइमरी डाटे के लिए भी उसको यूज किया जा सकता है बाद में, और अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको भी मतलब सोल्व कर सकता है। दो काम हो सकते हैं, प्राइमरी नॉलेज को इकट्ठा कर लेता है कि जो भी पॉपुलेशन है उसमें नए नए बंदे जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से उनको सीख लेता है, मतलब जो भी एलिमेंट है उनके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठी कर लेता है। और साथ में क्या किया जाता है, जो सैंपलिंग की प्रोसीजर होता है उसमें रैंडम सैंपलिंग का यूज नहीं किया जाता। बस ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। उसके बाद एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो एक अच्छा सा फोटो आपके सामने है जो आपको ये जो भी एग्जाम्पल है ना इसके बारे में अच्छे से समझा देगा। ये बंदा है, ठीक, ये लड़की है, ये लड़का है, ठीक है, ये भी लड़का है, ये लड़की है, ठीक है, आपस में इनका ठीक है जो भी है। उसके बाद ये बेचारी सिंगल है। तो इन्होंने क्या किया है, हम लोगों ने एक सैंपल इकट्ठा करना है। सैंपल इकट्ठा कैसे करना है कि हम लोगों ने पता करना है कि ये कितने पैसे खराब करते हैं कॉलेज में जाके, कितने कुलचे खाते हैं, कितने बर्गर खाते हैं। तो हम लोगों ने देखना है कि एक महीने के अंदर कितना खराब करते हैं ये बंदे।
तो ये बेचारी वैसे ही हाथ खड़ा कर रही है, इसको तो बस जो ये लोग बोल देते हैं वही करती है ये पीछे। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक जो रिसर्चर होता है ना, वो सैंपल को इकट्ठा करना चाहता है। जो भी 1 महीने के अंदर ये लोग खर्च करते हैं, कितना एक्सपेंस करते हैं, उनको क्या करना चाहता है, बताना चाहता है भी आप लोग इतने पैसे खराब करते हो। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इन सभी को इकट्ठा करके उसने भाई कितने कितने पैसे मतलब खर्च करते हैं। तो यहाँ पर ना सबसे खर्चीली लड़की ये थी, ये जो रेड वाली है ना, ये वाली इस साइड वाली जिसने बुक डाल रखी है, पढ़ने का बस बहाना ही है। ये देखो पैंट भी इसने वो दूसरी वाली डाली हुई है, पढ़ने का तो बहाना ही है बस। तो यहाँ पर देखो इस लड़की को क्या कर लेता है, निकाल लेता है। जो रिसर्चर होता है ना, जिस बंदे ने इन लोगों को बताना होता है कि आप लोगों ने कितना 1 महीने में खर्च किया है, तो सबसे पहले ये पूरे के पूरे इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। सबसे ज्यादा खर्चीली ये थी। तो एक रिसर्चर इसके ऊपर पूरी रिसर्च करता है, इससे पूछताछ करता है चारों की बजाय। ठीक है, इन चारों को छोड़कर सिर्फ क्या करता है, सिर्फ एक लड़की की रिसर्च करता है या एक लड़की से पूछताछ करता है कि आप लोग कितना खर्चा करते हो। ये भी बता ही देगी कि मैं लेके जाती हूँ अपने फ्रेंड्स लोग को, कितना खर्च करवाती हूँ साथ में। तो एक तो हमारी जो कॉस्ट है कम आएगी, क्योंकि हमने एक ही लड़की से पूछताछ करनी है। और दूसरा ये है कि ये पूरे ग्रुप में मतलब लीडर लगा लो, ये सारा कुछ बता देगी इन चारों के बारे में। तो यहां पर सिर्फ रिसर्चर इस बंदी के लिए क्या करेगा, रिसर्च करेगा और सारी के सारे ग्रुप का जो रिप्रेजेंट करने वाली है और सभी का जो खर्चा है यहाँ पर बता देगा। ठीक है, समझ आ गई आपको। जजमेंट कर लेता है कि ये लड़की, जैसे मैंने जजमेंट कर लिया कि पैंट भी ऐसी डाल रखी है, बस किताबें हैं सिर्फ शौक के लिए रखी हुई हैं। तो इस तरीके से रिसर्चर जजमेंट करके देख लेता है कि कौन बंदा कैसा है, उसके बाद अपना सैंपल इकट्ठा करता है वहां से कि आप लोग कितना खाते हो या किस तरीके से 1 महीने के अंदर आप लोग एक्सपेंस करते हो। तो इतना आप लोगों को समझ आ गया तो एक बार बता दें, उसके बाद ये एग्जाम्पल भी आपको बता देते हैं। 1 मिनट रह गया है। चलो ठीक है, 1 मिनट में। मजा आ रहा है आज क्लास में? सब लोग कमेंट करके बताओ भाई। मोनिका यस बोल रही है, सोनिया नैन यस बोल रही है, चंद्रपाल जी यस बोल रहे हैं। ये एग्जाम्पल हम लोगों ने समझना था। देखो बात करते हैं आज के टाइम की। सब लोग जल्दी जल्दी आके ना एक बार यस का मैसेज कर दें कि सब लोग ज्वाइन कर गए हैं। गुड इवनिंग सर जी, चंद्रपाल जी आ चुके हैं। सब लोग एक बार यस का मैसेज कर दें, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को सबका मैसेज मिल गया जिन जिन लोगों ने किया है। तो यहाँ पर ना बात करते हैं। देखो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, चलो हंसी मजाक भी करना चाहिए थोड़ा। पढ़ लेते हैं अब। जजमेंटल सैंपलिंग या डेलिब्रेट सैंपलिंग का एक बेस्ट मेथड आपके सामने रखने वाला हूँ, एग्जांपल रखने वाला हूँ। यहाँ पर बात करते हैं कि हमारी जो भी वर्ल्ड है ना, इसके अंदर बहुत सारी ट्रेशेस होती हैं। ठीक है ना, मतलब ऐसा लगा लो कि अलग अलग जातियां होती हैं जो अलग अलग धर्मों को मानती हैं। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हिंदू लोग हैं जो हिंदू आधे तो बुद्धिस्ट होते हैं, आधे क्या होते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और आधे बौद्ध धर्म को मानते हैं। मतलब हमारे पास ना, हम लोगों ने एक धर्म के लिए मान लो कोई भी ऐसा धर्म था जो बौद्ध धर्म लगा लो। ठीक है, बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म के लिए हम लोगों ने एक इन्वेस्टिगेशन करनी थी या उसके लिए हिस्ट्री का पता करना था। तो जो हिंदू लोग हैं वो एक साइड तो राम को मानते हैं, देखो कोई भी बंदा गुस्सा मत करना, ये एक ही एग्जाम्पल है। और दूसरी साइड वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म वाले हैं जो, या जो भी दक्षिण पूर्व वाले होते हैं ना, जो एशियन होते हैं, सब लोग साउथ ईस्ट एशियन होते हैं, वो क्या करते हैं, ज्यादा अपनी संस्कृति को फॉलो करना चाहते हैं। इंडियन संस्कृति को लगा लो, जैसा भी सिस्टम है उनका, उनको ज्यादा फॉलो करते हैं, वो धर्म पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। अब हम लोगों ने ना बौद्ध धर्म के लिए, जो बौद्ध धर्म है ना, उनके लिए इन्वेस्टिगेशन करना था कि इनके धर्म के अंदर किस किस तरीके की क्या होती हैं, मतलब कल्चर होता है, कौन सी संस्कृति को ये यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जजमेंटल सैंपलिंग का जब यूज करेंगे तो किस तरीके से क्या करेंगे कि हम लोग लोगों को चूज करेंगे। तो हमें पता है कि बहुत सारे जो हिंदू लोग हैं ना,
वो रामायण को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, ठीक है, पता नहीं किसको किसको मानते हैं। हम लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को चूज करेंगे जो क्या होते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बुद्धिस्ट होते हैं, मतलब बौद्ध धर्म का ज्ञान रखने वाले होते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पर जजमेंट करके। सुब्रमण्यु, सुब्रमण्य पता नहीं क्या है, बाला सुब्रमण्य। अरे कोई बात नहीं यार, इसको बोल दो कोई। ठीक है, बोल रहे हैं मेरे को हिंदी नहीं आ रही भाई, हम तो हिंदी पढ़ाते हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखते हैं। तो हम लोग इस सैंपल के अंदर क्या लेंगे। हाँ हाँ, केरला से होगा ये, केरला वाले बहुत ही ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ना उन्हीं लोगों को लेंगे जो बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान रखते हैं। हम लोग अपनी जजमेंट का यूज करेंगे। जो बंदा हमें लगेगा ना कि ये बंदा बौद्धिज्म जैसा, बौद्ध धर्म है ना वैसे कपड़े पहनता है, वैसा खाता पीता है, हम लोग पहले नजर रखते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है दूसरों पर छुपकर नजर रखना, या दूसरों को बिना बताए उसकी एक्टिविटीज को नोट करना। ऑब्जर्वेशन, जजमेंटल के अंदर ऑब्जर्वेशन का ज्यादा यूज किया जाता है जब हम लोग किसी को बिना बताए उसकी एक्टिविटीज को नोट कर कर हमारा जो रिसर्च है उसका डाटा कंडक्ट करते हैं। उसी तरीके जजमेंटल सैंपलिंग के अंदर होता है। जजमेंटल में इतना होता है कि हम लोग बंदों को चूज कर लेते हैं जो भी हमारे सैंपल के अंदर आने चाहिए। उनको चूज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उनसे पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे भाई। उसके बाद एग्जीक्यूट किस तरीके से होता है, जो जजमेंटल सैंपलिंग है इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, यहाँ पर हमारे पास ना जितनी भी हमारी पॉपुलेशन होती है उससे हमें अपने हिसाब से एक टारगेट सेट करना होता है। यहाँ पर हमारे ऊपर ना किसी भी तरीके की कोई भी पाबंदी नहीं होती कि आप लोगों ने ऐसा करना है वैसा करना है। जो हमें अच्छा लगता है ना उसी चीज को हम चूज करते हैं, उसी क्वालिटी को चूज करते हैं जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन होती है, जो हमारे टारगेट को बीट करती है। मतलब हम लोगों ने उसी चीज को सैंपल के अंदर इंक्लूड करना है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, हमारा टाइम वगैरह कम लगता है इसके अंदर। ये सारी की सारी बातें क्यों की जाती हैं, जब हम किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करते हैं। क्या है, सर विल प्रोवाइड नोट्स आफ्टर दिस क्लास। हाँ ठीक है, अभी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट किया जाता है ना, तो यहाँ पर ये चीज देखी जाती है कि जो हमारा टाइम है ना उसके अंदर हम इतनी चीज को पूरा कर लेंगे। जो हमारी पॉपुलेशन है, टारगेट वाली पॉपुलेशन है, उसको किस तरीके से कंडक्ट करेंगे, उसको कितने टाइम में पूरा करेंगे, वो सारा हिसाब इसके अंदर पहले लगा लिया जाता है जब जजमेंटल सैंपलिंग की जाती है। उसके बाद यहाँ क्या किया जाता है कि जो भी हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है ना उसमें सैंपलिंग टेक्निक का यूज नहीं किया जाता। जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं ना तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी हमारी टारगेट पॉपुलेशन होती है ना वहां पर हम लोग सिर्फ, कोई बात नहीं मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा भाई, उन चीजों को ही टारगेट रखा जाता है जो हमारी इंटेलिजेंट इंटेंचुअल इंडिविजुअल होते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं। जैसे हमारे कॉलेज वाली बात बताई थी कि क्विज में वही बच्चों को टीचर लोग लेके जाते हैं जिनके ऊपर एक टीचर को विश्वास होता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं सिचुएशन की। इट इज यूज सिचुएशन वेयर द सैंपल सेलेक्ट यूजिंग द सैंपल मेथड नीड टू बी अप्रूव्ड द फिल्टर। यहाँ पर ना क्या होता है, कोई भी सैंपलिंग करते हैं जब हम जजमेंटल, तो यहाँ पर मान लो कोई स्टेटे थे हमारे सामने, अलग अलग चीजों से हम लोगों ने बंदों को निकालना था, तो यहाँ पर वही चीज को अप्रूवल किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा जो हमारे काम की होती है। बस इतना आपने ध्यान रखना है, इसके अंदर कोई भी नहीं है। अथॉरिटी का यूज किया जाएगा, ठीक है, जो बंदे को पसंद आएगी चीज, जो उद्देश्य को बीट करेगी, जिसके ऊपर वो भरोसा रखता है, बस वही बातें घुमा फिरा के यहाँ पर ऐड की गई हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जो बंदा सैंपल को निकालता है ना, देखो मैंने पहले ही बताया उसकी मम्मी ने तो ये फोटोआं रख दी उसके सामने, मतलब एक एग्जांपल दिया है, एक लड़के को 10 लोग देखने आगे, जो नहीं आया था ना पीछे, पिछली वाली जो पूरी हो गई है बात हमारी उसके अंदर, तो यहाँ एक लड़का था ये वाला, तो 10 लोग इसको देखने आए थे, 10 लड़कियां, तो इसकी मम्मी ने फोटो लेकर रख ली 10 लोगों की। तो यहाँ पर क्या किया गया,
कि उसकी मम्मी ने बोल दिया बेटा एक सिलेक्ट कर ले जो तेरे को पसंद है, बाद में मत बोलियो कि मेरी पसंद की नहीं है, ये है वो है जो भी है। तो यहाँ पर एक लड़का है ना अपनी जिम्मेवारी लेकर पसंद करता है, उसकी मम्मी ने बोल दिया बेटा ये मत सिलेक्ट कर, ये जीन वाली है, शहरों वाली है, उजाड़ देगी तेरे को 10 दिन में। तो वो नहीं माना, बोलता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं जीन वाली लूंगा, मैं दूसरी से मैरिज नहीं करूंगा, गाँव वाली से। तो यहाँ पर उसकी मम्मी ने उसको अलाउ कर दिया कि बेटा तेरी जिम्मेवारी है। उसी तरीके से यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, उस रिसर्चर की होती है जो पॉपुलेशन से क्या निकालता है, सैंपल निकालता है, वो ही जिम्मेवार माना जाता है यहाँ पर उसके रिजल्ट का जो उसने रिसर्च की है। ठीक है, सैंपल के बाद जो रिसर्च करते हैं ना, कंडक्ट करते हैं डाटा, उसके ऊपर जिम्मेवारी किसकी होती है, रिसर्चर की होती है। इतना काम आप लोगों ने याद रखना है। जजमेंटल सैंपलिंग के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, देखो सबसे पहले तो जो कॉस्ट है वो कम आएगी। ठीक है, हमें उन्हीं उन्हीं चीजों को समझना पड़ता है, उन्हीं उन्हीं चीजों के ऊपर एग्जीक्यूशन करना पड़ता है जो जो हमारी पसंद के लोग होते हैं, जिनमें हमारा इंटरेस्ट होता है। तो इस कारण हमारी जो कॉस्ट होती है ना, कंजप्शंस होती हैं वो कम होती हैं, टाइम की भी और कॉस्ट की भी। उसके बाद हमारी ना डायरेक्ट अप्रोचेस की बात की जाती है। जब हम लोग क्या करते हैं, जो जो लोग हमारी पसंद के होते हैं, जैसे क्लासरूम की बात बताई है कि क्विज देने जाएंगे जो लोग, तो एक टीचर ने बोल दिया जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना वो बड़े चमचे बन के रहते हैं अपने टीचर लोग के, वो क्या करते हैं टीचर से पूछते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो वहां पर बात होती है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वहां पर वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो टीचर के जान पहचान के होते हैं, साथ ही साथ बोल देते हैं कि मैम मैं जाऊंगा, पहली हाथ खड़ा होता है क्लास में, मैं मैडम मैं जाऊंगा, सर मैं जाऊंगा क्विज देने। तो वहां पर ये बातें हैं कि जो भी हमारी जजमेंटल सैंपलिंग होती है वहां पर यूज कर ली जाती है। जहां पर 10-12 हाथ खड़े हो ना, उनमें से जो बच्चा टीचर को अच्छा लगेगा उसको चूज करके वो ले जाएगा। ऑलमोस्ट रियल टाइम रिजल्ट की बात की जाती है। रियल टाइम रिजल्ट की बात हमारा जहां पर क्या होता है, मैंने पीछे आपको समझाया था कि जब हमारे पास सारा का सारा काम सेट कर लिया जाता है, कोई भी सैंपल ले लिया जाता है, ठीक है, अब हमें उनकी स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें रिस्पॉन्स जब साथ की साथ मिल रहा है, यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है हमारा वो साथ की साथ रिस्पॉन्स दे रहा है, तो हमें रिजल्ट लेने में देरी नहीं होगी। टीचर साथ की साथ सिलेक्ट कर लेगा वहां पर जजमेंट करके कि यार ये बच्चा ज्यादा अच्छा बोल रहा है या ये कॉन्फिडेंस में इसको लेके जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो रिजल्ट है ना वो एकदम साथ की साथ निकल जाता है। इजी टू कंडक्ट, भाई बहुत ही आसान होता है कंडक्ट करने में। बंदा अपनी जजमेंट को यूज करता है, एक्सपीरियंस को यूज करता है, ऑब्जर्वेशन को यूज करता है। तो इस चीज को कंडक्ट करना बिल्कुल इजी होता है, क्योंकि बंदे ने बस देख लेना है कॉन्फिडेंस किसके अंदर है या कौन से बंदे को ज्यादा नॉलेज है, 2-4 क्वेश्चन पूछ के उससे और उसको सिलेक्ट कर लेता है। यहाँ पर एडवांटेज की बात की जाती है, ये वही बात है कि टाइम है जो कम लगता है, उसके बाद डायरेक्टली रिस्पांस मिल जाता है, रियल टाइम रिजल्ट होता है, लेस एक्सपेंसिव होती है क्योंकि हम जल्दी रिजल्ट भी ले लेते हैं, कम टाइम में भी ले लेते हैं। वेरी सिंपल मेथड होता है क्योंकि यहाँ पर हमें अपने सुविधाजनक या अपनी इच्छा के अनुसार, जजमेंट के अनुसार सारा का सारा काम किया जाता है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन होती है उनमें से जो भी हम क्या करते हैं, हमारे एरिया को जो इंटरेस्टेड लगता है, मोर यूजफुल एरिया होता है, उनको हमारी सैंपल के अंदर सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर उन उन चीजों को बहुत ही डीपली से, केयरफुली से सिलेक्ट किया जाता है जो हमारी प्रॉब्लम के लिए नेसेसरीज बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। जैसे बंदे को ऑक्सीजन की जरूरत है ना, उसी तरीके हमारी रिसर्च होती है, हमारी जो सैंपलिंग होती है ना, उसमें कुछ आइटम ऐसी होती है जैसे बंदे को ऑक्सीजन की जरूरत है, उसी तरीके से उन नेसेसरीज आइटम को उस सैंपल के अंदर इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो जजमेंटल सैंपलिंग जब करते हैं तो इन चीजों को बहुत ही इजीली से फॉलो किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं जजमेंटल सैंपलिंग की जो एडवांटेज होती हैं, ये डिसएडवांटेज की बात करते हैं। यहाँ डिसएडवांटेज आएगा, तो डिसएडवांटेज क्या क्या होती है हमारी, तो यहाँ पर सबसे पहले बायसनेस की पॉसिबिलिटी होती है। भाई क्यों होती है, क्योंकि कई बार जो बच्चा टीचर को वैसे ही अच्छा लगता है कि ये बच्चा अच्छा है, बोलता कम है क्लास में, चाहे वो बच्चा टॉपर नहीं भी है, तो टीचर कई बार उसको भी सिलेक्ट करके ले जाता है। ठीक है,
मतलब यहाँ पर हम लोग इक्वल चांस नहीं देते, लेकिन पार्शियलिटी हम लोग करते हैं। किसी होशियार बच्चे को लेके, क्या पता जो वीक कमजोर बच्चा था वो ज्यादा अच्छा वहां पर जाकर अपना मतलब रिस्पॉन्स दे, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करे, लेकिन उसको चांस नहीं दिया जाता। टीचर ये सोचता है ये बंदा 90% वाला है, इसको ही चांस मिलना चाहिए। तो यहाँ पर पार्शियलिटी है ना वो ज्यादा होती है। उसके बाद बात किया जाता है, रिलायबिलिटी भी यहाँ पर हमारे पास नहीं होती। कई बार हम लोग पार्शियलिटी मतलब पार्शियलिटी कर लेते हैं, हम लोग बायसनेस कर लेते हैं। पार्शियलिटी करने के चक्कर में हमारे पास कुछ ऐसी आइटमें सैंपल के अंदर सिलेक्ट कर लेते हैं जो क्या होती हैं हमारे सैंपल के लिए अच्छी नहीं होती, जिनके ऊपर हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर देते हैं, उन चीजों को इंक्लूड कर लेते हैं। बायसनेस हो जाती है वहां पर, और जो हमारा सैंपल होता है वो रिलायबिलिटी में नहीं आता। मिसमैनेजमेंट कर लेते हैं हम, ऑब्जर्वेशन गलत कर लेते हैं या मिसमैनेजमेंट कर देते हैं जब हमें पता ही नहीं होता, हमारे पास एक्सपर्ट की नॉलेज नहीं है, मतलब एक्सपर्ट ही नहीं है उस फील्ड के लिए, तो वहां पर ये सारी चीजों की कमी हो जाती है। हम लोग मिसमैनेजमेंट कर बैठते हैं, किसी सामने वाले पर्सन को गलत चूज कर लेते हैं। एक टीचर का बहुत ही विश्वास था कि ये 90% वाला है और इसको लेके चलते हैं, पर क्या होता है कि वो बंदा टीचर की जो मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, जो टीचर उसके ऊपर ट्रस्ट करता था ना एक 90% वाले पे, तो वो ट्रस्ट के लायक ही नहीं रहा बच्चा अब। मतलब उस बंदे ने इतनी गंदी परफॉर्मेंस की कि टीचर भी निराश हो गया, अभी मैंने तो इतना अच्छा सोचा था बंदे ने क्या कर दिया। तो मिसमैनेजमेंट कर लेते हैं, मिस ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, और कई बार हमारे पास इतना मतलब स्किल ही नहीं होती या इतना एक्सपीरियंस ही नहीं होता कि हमारी जो जजमेंट है वो गलत हो जाती है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट की नीड होती है, एक्सपर्ट बंदे यहाँ पर होने चाहिए, फिर ही काम बन सकता है, नहीं तो हम लोग गलत सिलेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद कोटा सैंपलिंग की बात करते हैं। यहाँ पर हम कोटा की बात करते हैं, डेफिनेशन, टाइप, स्टेप, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, रियल टाइप लाइफ के एग्जांपल जैसे मैंने पीछे आपको दिए हैं। डेलिब्रेट सैंपलिंग में एडवांटेज क्या होंगे, यूजेस क्या होंगे, जल्दी से जल्दी हम इस चीज को भी समझ लेते हैं। कोटा सैंपलिंग क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम पॉपुलेशन से कोई भी सैंपल चूज करते हैं, तो जब सैंपल की बात करते हैं ना, तो अब हम यहाँ पर इसको ना नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की टेक्निक बोला जाता है। कोटा सैंपलिंग को ये याद रखना है कि हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जब भी कोई एक रिसर्चर होता है वो कोई चीजों को इकट्ठा करता है, तो वो अपना एरिया पहले ही सेट कर लेता है, मतलब वो अपना सैंपल पहले ही सेट कर लेता है कि मेरे सैंपल में ना 200 लोग होंगे, इससे ज्यादा मेरे सैंपल में लोग नहीं होंगे। मतलब 200 लोगों को ही हम लोगों ने इंक्लूड करना है। 200 लोगों से ज्यादा स्टडी करने का ना तो मेरे पास बजट है, ना ही मेरे पास टाइम है, और ना ही मैं 200 से ज्यादा लोगों की स्टडी करने में इंटरेस्टेड हूं। और मेरी प्रॉब्लम 100 लोगों से भी ठीक हो सकती है, पर फिर भी मैं 200 लोगों की स्टडी कर रहा हूं। मतलब जब हम पॉपुलेशन से कोई भी एक कोटा डिसाइड करके अपना सैंपल निकालते हैं, उसको ही कोटा सैंपलिंग बोलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ना, पूरी पॉपुलेशन से सिर्फ 200 लोगों को निकालना है, तो एक कोटा फिक्स कर दिया कि 5000 लोग थे, 5000 लोगों में से सिर्फ 200 लोग लेने हैं। उसके बाद ये तो हमारा निकल गया एक कोटा। कोटे के बाद हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि 100 बंदे हम लोगों ने मेल के लेने हैं, 100 फीमेल के, बस ये हमारा काम हो गया। उसको ही कोटा सैंपलिंग बोला जाता है। जब एक बंदे के द्वारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है, उस टाइम पूरी पॉपुलेशन से जब सैंपलिंग की जाती है कोटा फिक्स करके, उसको एक कोटा सैंपलिंग यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती एक बंदे के ऊपर, जो कोटा फिक्स करता है उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी दबाव यहाँ पर नहीं डाला जाता। वो फ्रीडम होके, कंप्लीटली फ्रीडम होके अपनी इंफॉर्मेशन को गेट करता है या अपने कोटे को सिलेक्ट करता है और उसके बाद उसमें से सैंपलिंग करता है। इतनी बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ये एग्जांपल मैं आपको आगे समझाता हूं अच्छे से। कोटा सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मेथड होता है।
यहाँ पर क्या किया जाता है, एक कोटा फिक्स कर लिया जाता है, कोटे के अंदर उन्हीं सैंपलों को इंक्लूड किया जाता है जो हम लोगों को या पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने वो पीछे दिया था ना, वो फोटो के ऊपर एग्जांपल की, एक लड़की को सिलेक्ट कर लेता है जो पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, उसी तरीके से वो एक कोटा सैंपलिंग का एग्जांपल भी बन सकता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर एक अलग क्वालिटी, स्पेसिफिक क्वालिटीज को इंक्लूड किया जाता है एक कोटे के अंदर। हम लोगों ने मान लो किसी स्पेसिफिक चीज पर क्या करनी है, रिसर्च करनी है, उसका कोटा डिसाइड कर दिया भी हम लोगों ने इसके अंदर ये क्वालिटी वाले लोग लेने हैं। ठीक है, ये बात किसके अंदर इंक्लूड की जाती है, कोटा सैंपलिंग के अंदर इंक्लूड की जाती है। उसके बाद यहाँ बात की जाती है जब कोटा डिसाइड किया जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, वहां पर हमारा यूजफुल डाटा है उसको क्या करना चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं। और कोई भी चीज को एक सैंपल के बाद हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन पर क्या करना चाहते होते हैं, जर्नलाइज करना चाहते हैं। मेनली कोई भी रिसर्च होती है ना, कोई भी रिसर्च है, पायलट स्टडी है, या किसी भी तरीके की सैंपलिंग यूज करते हैं, हम लोग ऐसी चीजों पर रिसर्च करते हैं जो चीज हमें पता नहीं होती। ये बात आप लोगों को याद रखनी है हमेशा कि रिसर्च उसी चीज पर की जाती है जिस चीजों के बारे में हमें कम नॉलेज होती है, या जिस चीज के बारे में ज्यादा डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, या उस चीज के लिए नई नई इनोवेशन हम लोग करना चाहते हैं, उन उन चीज के लिए रिसर्च को यूज किया जाता है। यहाँ पर भी वही बात बताई है कि जब हम लोग कोई भी चीज को जर्नलाइज करना चाहते हैं पूरी दुनिया के लिए, उसके लिए क्या किया जाता है, कोटा सैंपलिंग वहां पर कर ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर वही एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, ये वाला यहाँ पर भी एज ग्रुप की बात की जा रही है कि हम लोगों ने एक स्पेसिफिक एज वाले लोगों को निकालना है। पूरी आबादी थी हमारे पास, मतलब पूरी पॉपुलेशन थी, इसमें से सिर्फ हम लोगों ने 50+ वाले लोग निकालने हैं, जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, या ऐसा लगा लो कि 50 या 60 के बीच के लोग हैं। जैसे अभी वैक्सीन लगा रहे हैं ना, वो पता कर रहे हैं अभी कितने लोग 50 के ऊपर के हैं, कितने 50 के नीचे के हैं, किन किन लोगों को पहले वैक्सीन देनी चाहिए। जो लोग ओल्ड एज के हैं उनको पहले मिल रही है ना वैक्सीन, वहां पर कोटा सैंपलिंग का यूज किया होगा उन लोगों ने कि हम लोग पता कर लेते हैं कितने लोग, हमारी जो पूरी जनसंख्या है ना उसके अंदर कितने लोग मतलब ओल्ड एज वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वैक्सीन की जो मतलब क्या बोलते हैं, वैक्सीन का जो आइटम लगा लो भी इतनी आइटम बनानी है, या काउंटिंग लगा लो भी इतनी काउंटिंग के अंदर हम लोगों ने जो वैक्सीन है वो तैयार करनी है, इतना साइज हम लोगों ने पूरे का पूरा बल्क में तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि एक कंपनी थी सिगरेट बेचने वाली। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा बोरिंग सा लगेगा आपको। उन लोगों ने क्या किया है कि चेक करना था कि कौन कौन से लोग हैं ना इन इन एज के बीच में क्या करते हैं, या 50 से ऊपर के लोग हैं जो क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर कितने लोग ज्यादा धूम्रपान करते हैं, मतलब ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों का पता लगाना था इस कंपनी ने। सिगरेट बेचने वाली लगा लो या छुड़वाने वाली लगा लो, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर एक कोटा फिक्स कर दिया इन्होंने एज ग्रुप का कि 20 से 30, 30 से 40, या मतलब 51 से ऊपर के लोग हैं, इनका हम लोगों ने क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मान लो कोटा सैंपलिंग, यहाँ पर आपको समझ आएगा अच्छे से, ये पूरी पॉपुलेशन थी। इस पूरी पॉपुलेशन से हम लोगों ने एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, या हमारे नेशन के हिसाब से, या कोई भी चीज लगा सकते हो, इनकम लगा सकते हो, आपको पता ही है जो हमें ऐसी नेचर होते हैं जो हमारे, या कोई भी ऐसे एलिमेंट होते हैं जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग दिखाते हैं। जिस तरीके से एज होगी, जेंडर हो गया, नेशन हो गया, कोई भी और भी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं, इनकम होगी, आपका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, आपका लाइफस्टाइल हो गया, वो सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, जब हम कोटा सैंपलिंग करते हैं तो उसके अंदर हम इंक्लूड करके कोटे को फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना था, कोटा लेना था 50 लोगों का, सॉरी 50 की एज के ऊपर के लोगों का। ये पूरी पॉपुलेशन थी, इसमें से 50 की एज के ऊपर के लोगों का कोटा लेना था, और लेना भी ओनली मेल का था। यहाँ पर फीमेल भी हैं देखो,
लेकिन हम लोगों ने कोटा फिक्स किया है 50 के ऊपर के जो लोग हैं ना, मैन लोग हैं, मेल्स हैं, उनको कोटे में शामिल किया है। सबसे पहले उनको ही यहाँ पर वैक्सीन दी जाएगी, ओल्ड एज वालों को। इतना आप लोगों ने याद रखना है। किसी भी तरीके से एग्जाम्पल को याद रख सकते हो। अगर कोई भी एग्जाम्पल समझते हो उसको याद रखोगे ना, तो हर चीज आपको ज्यादा दिनों तक याद रहेगी। ठीक है, इन फोटो वगैरह को छाप लिया करो कॉपी पे। मैं तो खुद, ये चीज बनी होती ना, अगर मैं क्लास में बैठा होता, मैं तो ऐसे बना के एकदम से नीचे लिख देता, एज, जेंडर, नेशनलिटी, जो भी है हमारी, ठीक है, लाइफस्टाइल हो गया, कुछ भी है, उन चीजों को यहाँ पर मैं क्या कर लेता, लिख लेता। नोट्स बनाने का तरीका है ये। मैं मीनिंग जितने बताए हैं वो नहीं लिखता। किसी दिन ना आपको नोट्स बनाने में बताऊंगा कि किस तरीके से आप इजी नोट्स बना सकते हो। ये कोटा सैंपलिंग वगैरह जो भी करवा रहा हूँ, ये स्टैटिक्स के अंदर भी आते हैं। सतिंदर कौर जी, आप इनको अच्छे से लिख सकते हो। उसके बाद कोटा सैंपलिंग की बात करते हैं। इसके दो टाइप होते हैं कोटा सैंपलिंग के, कंट्रोलिड कोटा सैंपलिंग और अनकंट्रोलिड। ठीक है, दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल वाले की। कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ना एक जो भी बंदा है ना, उसकी पसंद के ऊपर, जब कोटा सैंपलिंग देखो डेलिबरिटी के अंदर, तो वो बंदा क्या करता है, अपनी पूरी की पूरी इच्छा के अनुसार लेता है। लेकिन कोटा सैंपलिंग के अंदर क्या होता है कि कोई भी बंदा है ना, वो अपनी पसंद से किसी भी चीज को सिलेक्ट नहीं कर सकता कंट्रोल कोटा वाले में। अनकंट्रोल वाले में उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो जिस तरीके से चाहता है अपनी इच्छा के अनुसार सैंपल को चूज कर सकता है, जैसा उसको अच्छा लगता है। ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। कंट्रोल के अंदर इच्छा के अनुसार नहीं ले सकता, मनमर्जियां नहीं कर सकता, और अनकंट्रोल्ड कोटा सैंपलिंग के अंदर वो मनमर्जी कर सकता है। करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। यहां पर हमें साथ की साथ क्या होता है कि जो भी रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं ना, हम लोग सिर्फ उनको ही यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब हमारे सैंपल के अंदर इंक्लूड करते हैं और फाइनल सैंपल को तैयार कर लेते हैं। हमारा जो एम होता है ना, वो यही होता है कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले, जो रिस्पॉन्स देने वाले लोग होते हैं ना, जिनको सैंपल में इंक्लूड किया जाएगा, उन उन लोगों को लेना है जो हमारे फाइनल सैंपल को अच्छा बना सके। कोटा सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, जितनी भी हमारी दिलचस्पी होती है, मतलब जो भी हमें इंटरेस्टेड लोग होते हैं, जो रियल सेंस वाले होते हैं, जिनका हमें पता होता है कि ये हमारे सैंपल के लिए अच्छे हैं, उनको लेंगे। तो यहाँ पर दो की बात की है ना मैंने, कंट्रोल वाले में नहीं ले सकते, लेकिन ज्यादातर यूज कौन सा होता है, अनकंट्रोल वाला यूज होता है कोटे के अंदर। जैसे डेलिब्रेट के अंदर यूज किया जाता है, वैसा ही इसके अंदर यूज किया जाता है। मनमर्जी कर सकता है बंदा ज्यादा। और यहाँ पर एस्टिमेट लगाया जाता है उन चीजों का जो हम लोगों के लास्ट वाला क्या बोलते हैं, हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं ना, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एस्टिमेट लगा के हम लोग जो रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी होती है ना, जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, मोर रिप्रेजेंट करते हैं हमारी पॉपुलेशन को, उनको इंक्लूड किया जाता है। उनका ज्यादा एस्टिमेट लगाया जाता है यहाँ पर, उन चीजों का यहाँ पर ज्यादा इंक्लूड किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर भी क्वालिटी की बात की जाती है। देखो कोई भी कोटा है, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, कंट्रोल वाले, अनकंट्रोल वाले। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर क्वालिटी की बात की जाती है, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जाती है कोटा सैंपलिंग के अंदर। और यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो भी हमारा टाइम है ना, वो सेव किया जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी मर्जी के हिसाब से कोटा फिक्स किया कि ये एज वर्ग के लोगों को लेना है, और इन इन लोगों से पूछताछ हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करनी है। ठीक है, तो टाइम और मनी दोनों सेव होती हैं यहाँ पर। उसके बाद सर फिर से रिज्वाइन करें, अभी तो है टाइम, इतने में तो करवा दूंगा शायद मैं। रिज्वाइन कर लेना अगर प्रॉब्लम आएगी तो। अगर ये क्लास कट गई ना, तो रिज्वाइन कर लेना, ये पूरा करना है हम लोगों ने अभी। उसके बाद ना बात करते हैं किसकी, कि जो हमारी रिसर्च होती है यहाँ पर एक्यूरेट रिजल्ट लेके आती है। कम कॉस्ट के अंदर हम लोग एक्यूरेट यहाँ पर रिजल्ट रिप्रेजेंट कर देते हैं पूरी पॉपुलेशन का, क्योंकि हम लोगों ने अपनी मर्जी के अनुसार कोटा फिक्स किया होता है। और यहाँ पर एक बात और है कि जो भी बंदे क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। देखो आप अगर रिसर्च कर रहे हो ना, हाँ भाई ठीक है छिंद्रपाल जी,
यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर ना मॉनिटरी की जाती है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बंदा हमारे नीचे, अगर आप मान लो यहाँ पर, मोस्ट वेलकम छिंदरपाल जी, यहाँ पर आप रिसर्चर हो, अगर आप अकेले रिसर्च नहीं कर सकते तो अपने नीचे कुछ लोग रखोगे, और लोग रखोगे ना, आप लोगों ने कोटा तैयार किया होगा, मतलब सैंपलिंग के लिए जो भी कोटा फिक्स किया आप लोगों ने किया होगा पूरी पॉपुलेशन में। और अब आपके जो भी इंडिविजुअल हैं जिनको आप लोगों ने रखा हुआ है, या जो भी रिसर्चर हैं आपके साथ हेल्प कर रहे हैं, उसके ऊपर भी नजर रख सकते हो कोटा सैंपलिंग में। अगर आपके कोटे से बाहर की कोई चीज लेके आया ना, तो आप उसको बोल सकते हो भाई काम ध्यान से कर, पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हम मॉनिटरी भी कर सकते हैं, यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं हमारे जो रिसर्चर होते हैं उनको। उसके बाद यहाँ पर वहां इन चीजों को ज्यादा यूज किया जाता है जहां सब ग्रुप की बात होती है, जहां अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, वहां पर हम लोग कोटे को फिक्स कर लेते हैं कि 10% यहाँ से लोग लेने हैं, 10 यहाँ से। ठीक है, इस एज ग्रुप के लेने हैं, इस एज ग्रुप के लेने हैं, उन चीजों को यहाँ पर क्या किया जाता है, सब ग्रुप के द्वारा डिवाइड करके वहां से कोटा फिक्स कर दिया जाता है। और यहाँ पर हम पॉपुलेशन को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कोटा यहाँ पर क्या करना होता है, फिक्स करना होता है। यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रुप या स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाती है, कि जो भी हमारी करेक्टरिस्टिक होती हैं, डीमेरिट होती हैं, मेरिट्स होती हैं, उन चीजों को यूज करके सैंपल को चूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं स्टेप किस किस तरीके के इन्वॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग का यूज करके स्ट्रेटा बना लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग कोटा सैंपलिंग का यूज करते हैं तो यहाँ पर स्टेटा बना लिया जाता है, स्टेटाफाइड सैंपलिंग को यूज करके अलग अलग क्वालिटी वाले लोगों की। उसके बाद अब हम लोगों ने कोटा फिक्स कर देना है कि 10% इसमें से, 15 इसमें से, 30 इसमें से, ऐसे करके जो कोटा फिक्स करके इनमें से हम लोग अपनी आइटम को इकट्ठा करके सैंपल निकाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेटेज भी दी जा सकती है, हमारी कोई भी सब ग्रुप है ना, उसको जिस तरीके से मैंने बताया ना, 10% इसमें से, 20 इसमें से, 50 इसमें से, तो यहाँ पर हर चीज को वेटेज दी जाती है, और उनको हमारा जो भी एक रेशो होता है उनको डिसाइड करके, एक प्रोपोर्शन को डिसाइड करके कोटे को फिक्स किया जाता है। उसके बाद जैसे यहाँ पर बताया कि 58% यहाँ पर किया है, ठीक है, उसमें 25% लोग 25 से 30 वाले लोग होंगे। ठीक है, मतलब इस तरीके से इन लोगों ने बताया कि जो ब्लूटूथ यूज करते हैं आजकल, मतलब बिना वायरलेस वाले, उनको कौन कौन लोग परचेज करते हैं। 25 से 35 एज वाले ग्रुप को हम लोगों ने स्टडी करना है, कितने लोग ज्यादा कौन सा पसंद करते हैं, ये चीज हम लोगों ने देखना है कि ब्लूटूथ वाला कौन सा, कौन से लोग ज्यादा पसंद करते हैं, कौन से नहीं करते, बस ये चीज हम लोगों ने चेक करनी है। उसके बाद एक एप्रोप्रिएट सैंपल है उसको सिलेक्ट कर लिया, जैसे 500 लोग थे उसमें से 50 आइटमें हम लोगों ने लेनी है। मतलब हम लोगों ने ये 25 से 30 वाले लोग थे ना, 500 लोग हम लोगों ने क्या किया है, 500 लोगों को सिलेक्ट किया, उनमें से 50 का सैंपल लेना है, बस इतनी बात याद रखनी है। 50 लोगों का कोटा फिक्स करना है, मतलब 10% कर लेना है 500 में से। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कंडक्टिव सर्वे अकॉर्डिंग टू कोटाज डिफाइंड्स। यहाँ पर हम लोगों ने जो 50 लोग लिए हैं ना, 50 लोगों में से अब हम लोगों ने डाटा कलेक्ट करना है, 50 लोगों में से जाकर सर्वे करना है। 50 के 50 लोगों से हम लोगों ने क्या करना है, एक जो भी कोटा फिक्स किया है 500 में से 50 का, 50 लोगों से डाटा कलेक्ट करना है बस। उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, जो भी मेथड यूज करके रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। एडवांटेज की बात करते हैं, टाइम सेविंग है, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, अपने हिसाब से सारा कोटा फिक्स कर लिया जाता है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्डिंग है, क्विकली रिजल्ट मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कन्वीनियंस के हिसाब से कोटा फिक्स कर लिया जाता है, जो भी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन होते हैं वो इसके अंदर यूज कर लिए जाते हैं। जो पूछताछ है वो पहले से, मतलब एक फिक्स लगा लो स्ट्रक्चर वे से हम लोग इसके अंदर पहले से क्वेश्चन सेट करके लोगों से पूछ लेते हैं, या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। यहाँ पर ज्यादा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार सामने वाले को पूछ लेते हैं, भाई ये बात ऐसे है, इसका आंसर बताइए बड़ा, या इसका डाटा किस तरीके से कलेक्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में उस टाइम आ गया, कन्वीनियंस के हिसाब से क्वेश्चन पुट कर देते हैं और सामने वाले से
डाटा क्या कर लेते हैं, हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ना तो कोई ओवर रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पूरी पॉपुलेशन को इकट्ठा करके उसका डाटा बिल्कुल हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। जो हमारे कोटे के अंदर लोग आएंगे और हमारी पॉपुलेशन को, स्पेसिफिक कोटे के अंदर जो लोग आएंगे और हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पर हमारा पूरा का पूरा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। और मनी भी सेव होती है, क्योंकि मैंने बताया था वो एग्जांपल की यहाँ पर 5 लोग थे और ये लड़की ज्यादा पैसे यूज करती थी, तो हमें पता लग जाएगा रिजल्ट का आसानी से। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारा लास्ट पेज है, ठीक है, एप्लीकेशन वाला। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। इन दिस मेथड, यहाँ पर ना उन सारी चीजों को ज्यादा इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूजन किया जाता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और हाई क्वालिटी की होती हैं, ठीक है, उन्हीं चीजों को यहाँ पर यूज किया जाता है। और यहाँ पर एक बात और इंक्लूड की जाती है, जो रिसर्चर होता है ना, वो एक सिस्टमेटिकल वे से अपने कोटे को फिक्स करना चाहता है। मतलब यहाँ पर पहले मैंने बताया था कि साइंटिफिक मेथड है, नॉन प्रोबेबिलिटी में नहीं आता, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि वो जल्दी डाटा को कलेक्ट कर ले, रिसर्च वर्क को जल्दी डन कर ले, वहां पर सिस्टमेटिकल वे का यूज करके अपनी यूनिटों को डिफाइंड कर सकता है। मतलब एक स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर जो जो क्वेश्चन वगैरह उसको फिल कर देगा और जहां जाएगा वहां से पूछ लेगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना उनको पहले ही तैयार रखता है। उसके बाद डिमेरिट्स की बात करते हैं। यहाँ पर पक्षपात हो सकती है, हम कोटे के अंदर जानबूझकर किसी ऐसे बंदे को इंक्लूड कर देते हैं जो हमारी रिश्तेदारी का होता है, या जो हमारे सैंपल के लिए जरूरी नहीं होता, फिर भी हम जानबूझकर उसको इंक्लूड कर देते हैं क्योंकि हमारी उसके साथ जान पहचान है या हमारा उसके साथ किसी ना किसी तरीके का रिलेशन है। उसके बाद यहाँ पर एरर की बात की जाती है कि यहाँ पर एरर है ना वो ज्यादा हो जाते हैं जब हम लोग पार्शियलिटी करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, बायसनेस का यूज करते हैं। एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पर एक क्राइटेरिया, स्पेसिफिक क्राइटेरिया को सेट करके उसके अंदर रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर सब ग्रुप बना लिए जाते हैं, अलाउ है, यहाँ पर सब ग्रुप बना लिए जाते हैं और वही कन्वीनियंट के हिसाब से हम लोग रिजल्ट को बनाना चाहते हैं। एक ऐसे करेक्टरिस्टिक या स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक या हमारी एक जो भी विशेष क्वालिटी वाले लोग हैं ना, उनके सब ग्रुप को हम लोग यहाँ पर फिल्टर करके हमारे सैंपल को अप्लाई, वहां पर कोटा सैंपलिंग को अप्लाई कर सकते हैं। ये कहां पर होता है, जहां पर जो हमारी करेक्टरिस्टिक हैं वो अलग अलग होती हैं, वहां पर सब ग्रुप बना के हम लोग वहां पर कोटा सैंपलिंग यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, कोटा सैंपलिंग को वहां अप्लाई किया जाता है जहां पर हमारे पास टाइम बहुत ही कम होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जहां पॉपुलेशन हमारे पास ज्यादा होती है और बजट हमारा क्या होता है, कम होता है। पॉपुलेशन है लार्ज है लेकिन हमारे पास जो पैसा है ना वो बहुत कम है, तो वहां पर हम 2-3 कोटा को सिलेक्ट करके वहां से हमारा जो मतलब सैंपल है उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, जब हम ऐसा करते हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं, किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए कोई डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं, पायलट स्टडी लगा लो, उसी तरीके से कोटा सैंपलिंग को यहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो ये फी स्ट्रक्चर है भाई। अब तक की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम आई है भाई? कोई किसी ने कोई पॉइंट पूछना हो तो मेरे को बता दें एक बार। किसी ने कोई पॉइंट पूछना है यहाँ पर? ठीक है जी, ये फी स्ट्रक्चर है। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करना भाई, कमेंट भी जरूर करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो भाई, मैंने नोट किया है ये बात कि आप लोग ना क्लासेस तो देख लेते हो जाकर पर कमेंट नहीं करते। कमेंट किया करो यार, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मैं भी नई नई क्लासेस आपके लिए फ्री में लेके आ रहा हूँ। कमेंट करोगे तो ही फ्री क्लासेस चलती रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर टेलीग्राम लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी है? ये वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूंगा, तो आपने वहां पर मेरे को फीडबैक देना है कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो 2 मिनट अब हमारे पास बचे हैं, 2 मिनट के अंदर आप पूछ लें। कल हमारा जो
हमारे रह गए हैं ना, जो हमारे टाइप रह गए हैं, 2 टाइप रह गए हैं ना, कन्वीनियंस वाला रह गया और एक कौन सा इंटेंसिव वाला रह गया। ठीक है, उनको हम लोग कल करेंगे। जिसको जो प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है, नहीं तो क्लास को एंड करते हैं। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की क्लास में। और कल जो क्लास है वो भी हमारी 4 PM पर होगी। ठीक है, कल कोई भी क्लास नहीं है, 11 बजे संडे है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूँ 4 PM पर। आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, सैंपलिंग को पूरा करेंगे। उसके बाद हम लोग एक इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे स्टैटिक्स के ऊपर। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे स्टैटिक के ऊपर। और उसके बाद हम करेंगे अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग के ऊपर क्लास लेंगे, अकाउंटिंग के ऊपर जो गैप है ना अकाउंटिंग के ऊपर। ठीक है ना, गैप सुना है आप लोगों ने, जर्नल एक्सेप्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। चलो ठीक है, 1 मिनट रह गया है, जिसने कोई भी क्वेश्चन करना है पूछ लो, नहीं तो चलते हैं भाई। केडी आपका नाम क्या है, केडी का नाम क्या है भाई? ये 4 बजे कल क्लास है, आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की क्लास में। स्टैटिक्स करवाएंगे भाई, सब कुछ ना यहाँ पर कंप्लीट नहीं करवा सकता मैं। हाँ, यूट्यूब पर आपको ना हर यूनिट की यूट्यूब पर आपको 10-10 15-15 क्लासेस मिलेंगी। इतना मैं आपको दावा करता हूँ कि क्लेम कर दिया मैंने आज की 10-10 क्लासेस आपको हर यूनिट पर मिलेंगी। पर पूरा नहीं कवर करवा सकता यूट्यूब पर, आप भी समझदार हो। तो क्लास बंद होने वाली है। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल।